आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी पर मबनी है, जिसमें हमने स्पीड ऑफ डिस्क एंड हुप रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने स्पीड ऑफ डिस्क को कैलकुलेट कर लिया था। आज हम हुप जब एक इंक्लाइंड प्लेन से रोल हो रहा होता है तो उसकी स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो सारी हमारे पास सेम डिस्कशन ही होगी। हुप हमारे पास क्या होता है, एक थिन वॉल्ड सिलेंडर होता है। जैसे कि आपके पास ये एक सिलेंडर है जो कि अंदर से क्या है, खाली है और पतला भी है। उसके बाद हमने ये देखा था कि आपके पास यहाँ पर ये एक हुप है और हुप का हम चलें जी मान लेते हैं कि जो उसका मैस है वो m है, और जब इसको किसी हाइट h से रिलीज किया जाता है तो ये रोल होकर नीचे आता है, यानी कि ये रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करता है और ट्रांसलेशनल भी। तो उसकी वजह से इसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गेन करता है और साथ साथ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और आपके पास रोटेशन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो रोटेशन की वजह से होती है, जबकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी स्ट्रेट लाइन मोशन की वजह से होती है। और इस पॉइंट पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि शुरू में ये रुका होता है तो काइनेटिक, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों ही जीरो होती हैं। तो फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके, जिसके मुताबिक एनर्जी थ्रू आउट द मोशन टोटल क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होती रहती है। तो इसी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन का इस्तेमाल हम करेंगे और यहाँ से फिर हम स्पीड ऑफ हुप कैलकुलेट करेंगे और उसको फिर कंपेयर करेंगे डिस्क की स्पीड के साथ। तो शुरू में चूंकि इसके पास इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि आपके पास ज़मीन के लिहाज से हाइट की वजह से होती है, जो कि हमारे पास होती है mgh। जबकि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे पास यहाँ पर हुप की आएगी, जो कि उसकी रोटेशन की वजह से है, जो कि आपके पास होती है, उसका भी हम जनरल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जो कि 1/2 आई ओमेगा स्क्वेयर, जिसमें जो आई है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हुप का, जो कि आपको ये बताता है कि हुप कितना रेजिस्ट करेगा कि उसमें रोटेशन पैदा ना हो या उसकी रोटेशन में तब्दीली ना आए। जबकि जो ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी है, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टाइम के लिहाज से चेंज होने को कहते हैं। जबकि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है उससे तो आप वाकिफ़ हैं, जब जो मैस इन मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि हाफ mv स्क्वायर होता है, जबकि v वो स्पीड है जिसके साथ ये नीचे आ रहा है। तो सबसे पहले चूंकि यहाँ पे काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी है और वो हुप के लिए है, तो हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे। हम इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे पहले, लेकिन उस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हुप के लिए निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हुप का वो असल में होता है mr। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है, जिसमें r आपके पास इसका जो हुप का ये जो सेंट्रल एक्सिस है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, इससे लेकर इसकी जो बाउंड्री तक का जो फासला होता है, इसको हम r कहते हैं। और उस r को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल R के साथ। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हुप के लिए निकल कर आएगी, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे k.e, और यहाँ पे उसको हम लिख रहे हैं ROT, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन किसकी बात की जा रही है, हुप के लिए, तो यहाँ पे ऊपर मैं सिर्फ h लिख रहा हूँ और वो बराबर होगी हमारे पास 1/2 आई की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि है असल में mr स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। जबकि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि आपके पास r स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर असल में आपके पास ये एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी r जो है ये रिलेट होते हैं लीनियर वेलोसिटी के साथ v इक्वल टू r ओमेगा से। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2 और उसके बाद r स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे r ओमेगा का होल स्क्वेयर, क्योंकि दोनों पे स्क्वेयर है तो आप इसको एक सिंगल स्क्वेयर के अंदर लिख सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के। उसके बाद आप ही जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो लीनियर वेलोसिटी v होती है वो एक्चुअली बराबर होती है r टाइम्स ओमेगा के, लेकिन यहाँ पर जो r होगा हमारे पास कैपिटल R आएगा, तो मैं यहाँ पर उस कैपिटल R को कर लूँगा, ठीक है, वो उसी के लिहाज से लिखा हुआ है। तो आपके पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप के लिए निकल कर आ जाएगी वो एक्चुअली आ जाएगी 1/2 mv स्क्वेयर। तो यहाँ पे 1/2 mv स्क्वेयर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हुप के लिए चाहे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो चाहे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, वो दोनों ही क्या है, वो बराबर हैं। जैसे जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी हाफ mv स्क्वेयर है और जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ रही है वो भी हाफ mv स्क्वेयर है। तो अब ये वैल्यू हम इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह सब्सिट्यूट कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आपके पास mgh, उसके बाद इक्वल टू आ जाएगा हाफ mv का स्क्वेयर प्लस हाफ mv स्क्वेयर। हाफ mv स्क्वेयर और हाफ mv स्क्वेयर मिलके आपको दे देंगे 1 mv स्क्वेयर। तो 1 तो मैं नहीं लिखूंगा साथ, क्योंकि आपके पास वो यहाँ पर यही आ जाएगा mv स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आ जाएगा mgh। इसमें आपके पास जो ख़ास बात है वो जो m है वो असल में इस m के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो v का स्क्वेयर है वो आपके पास वो आ जाएगा v स्क्वेयर इक्वल टू आ जाएगा gh। मैंने राइट हैंड साइड को सिर्फ ये किया कि पहले लिख लिया है
जबकि जी जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8। और स्क्वायर को जब हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसका मतलब हुआ कि आपके पास दोनों जानिब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर ये इक्वल टू आपके पास आ जाएगा फिर स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। तो जो स्पीड है हमारे पास हूप की वो आ जाएगी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एच। तो इसका मतलब यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको कि जो हूप की भी जो स्पीड है वो असल में डिपेंड करे कि हाइट कितनी है। जितनी ज़्यादा हाइट से आप रिलीज़ करेंगे इस हूप को उतनी स्पीड के साथ ज़्यादा वो नीचे आएगा, यानी कि बॉटम पर, यानी कि नीचे उसकी जो स्पीड है वो उतनी ही फिर ज़्यादा होगी। और वो स्पीड कितनी ज़्यादा होगी वो असल में हाइट के साथ स्क्वायर रूट टाइम्स वेरी कर रही है। दूसरी जो खास बात नज़र आ रही है कि जो स्पीड है हूप की वो उसके मास के इंडिपेंडेंट है। और यही चीज़ हमारे पास डिस्क के लिए भी जब हमने कैलकुलेट की थी तो वो हमारे पास जो डिस्क के लिए स्पीड आई थी वो 2/√3 और √GH आया था। तो आपके पास इसमें मास की कोई डिपेंडेंस नहीं थी। तो फिर यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम कंक्लूड कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि आपके पास जो स्पीड ऑफ डिस्क एंड हूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी कि मास चाहे डिस्क और हूप दोनों का ज़्यादा हो या किसी एक का ज़्यादा हो या एक का कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीड्स आपके पास स्क्वायर रूट हाइट टाइम पे डिपेंड कर रही हैं, यानी कि जो स्पीड है वो सिर्फ स्क्वायर रूट हाइट पे डिपेंड कर रही है। अब चूंकि ये स्पीड हमने हूप के लिए निकाली है तो चलें इसको लिख लेते हैं कि ये वी हूप है। अब चूंकि हम कंपैरिजन बिल्ड करना चाहते हैं स्पीड ऑफ हूप और डिस्क के दरमियान, तो ये वी हूप हो गई है, जबकि जो वी डिस्क वाली है वो भी लिख लेते हैं, लेके आता हूँ नीचे में यहाँ। तो यहाँ पर आपके सामने अब स्पीड ऑफ डिस्क का एक्सप्रेशन भी आ गए। अब अगर आप दोनों में गौर करें तो आपके पास जो डिस्क वाला एक्सप्रेशन है इसमें स्क्वायर रूट टाइम्स GHR है और ये वो स्पीड है जो कि एक्चुअली हूप की है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि स्क्वायर रूट GH की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, हूप। तो इससे आपके पास ये होगा कि जो डिस्क की स्पीड है वो हूप से क्या हो जाएगी, वो रिलेट हो जाएगी। और इससे ये पता चलेगा ये वी डिस्क है तो ये आ जाएगा डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी, और डिवाइड बाई √3 आ जाएगा और साथ आ जाएगा वी ऑफ हूप। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि आपके पास जो डिस्क की स्पीड है वो हूप से 2/√3 टाइम्स ज़्यादा होगी। अब ये 2/√3 जो टाइम्स है ये असल में नंबर आपके पास 1 से बड़ा है। कैसे, वो ज़रा मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। वैसे अभी मुझे पता है लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूँ अभी। √3 जो होता है तो आपके पास देखें अगर 3 और उसका मैं स्क्वायर रूट लूँ यहाँ पर तो आपके पास 3 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 1.73। 2 डिवाइडेड बाई 1.73 जब आप करेंगे ना तो न्यूमरेटर बड़ा है जबकि डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका जो आंसर है वो बड़ा आएगा। तो जो डिस्क की स्पीड है वो फिर ऑटोमेटिकली हूप से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और कितने टाइम्स ज़्यादा होगी, 1.73 टाइम्स। सॉरी ये मैंने गलत कहा है, 1.373 टाइम्स। मैं 2 को डिवाइड करूंगा 1.73 के साथ तो उससे पता चलेगा कि वो कितने टाइम ज़्यादा, उसको कर भी लेते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय मैं कर देता हूँ 1.73, तो उसका जो जवाब आ रहा है वो आपके पास 1.15 आ रहा है। तो जो स्पीड ऑफ डिस्क है वो एक्चुअली 1.15 टाइम्स ग्रेटर देन होगी स्पीड ऑफ हूप से। तो फिर जब आप डिस्क और हूप दोनों को सेम हाइट से रिलीज करेंगे, यानी कि यहाँ से छोड़ेंगे, तो आपके पास जो डिस्क है एक तो वो ज़्यादा रफ्तार के साथ नीचे आएगी, उसके साथ साथ वो कम टाइम में यहाँ पर नीचे पहुँचेगी, जबकि जो हूप है उसकी रफ्तार कम होने की वजह से वो ज़्यादा टाइम लेगी इस हाइट से इधर नीचे पहुँचने तक के लिए। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि डिस्क विल रीच बॉटम फास्टर एंड अर्लियर देन हूप। और इसी चीज़ को आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। मैं इस एनिमेशन को रीसेट करता हूँ, यहाँ से दोबारा रन करता हूँ, तो ये जो डिस्क है ये पहले पहुँचेगी और ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ नीचे आएगी। और ये जो चीज़ है, ये फिनोमेना है, ये जो प्रॉपर्टी है वो असल में आपके पास ये जो इंक्लाइंड का एंगल है ना उसके चेंज होने से भी चेंज नहीं होगी। जैसे अभी पहले 45 था, मैंने 36 कर दिए। अब इसको मैं रन करता हूँ तो तब भी आप ये देखेंगे कि जो डिस्क है वो पहले पहुँच रही है जबकि हूप बाद में पहुंच रहा है। इसी तरह एंगल को मैं अगर थोड़ा सा और कम कर दूं बेशक, तब भी इसको रीसेट करके रन करूं तो तब भी आप ये देखेंगे कि आपके पास जो डिस्क है वो पहले नीचे आ रही है और हूप बाद में आ रही है। इसका मतलब है कि जो इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है उस पर भी जो डिस्क और हूप की स्पीड है वो डिपेंड नहीं करती। और वो जो एंगल होगा एक्चुअली आपके पास वो ये वाला एंगल होता है, ये वाला। ज़मीन के लिहाज से ये जो स्लांटेड हाइट होती है ना, ये वाली जो स्लांटेड लेंथ है, इनके दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम यहाँ पर वो इंक्लाइन प्लेन का एंगल कह रहे हैं। तो आज हमने स्पीड ऑफ हूप रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन के बारे में पढ़ा और स्पीड ऑफ डिस्क और हूप का एक कंपैरिजन जो था उसको स्टडी किया।